दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2022 और विषय है हमारा व्यवसाय अध्ययन। याद रखना दोस्तों, आप लोगों के लिए ये लेकर आ चुका हूँ मैं 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं और आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न से ही। और इसके पहले आपके लिए एक सूचना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रेड अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको जल्दी से दबा देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बता दूं, मेंस एजुकेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और यही हमने टेलीग्राम भी बनाया है। तो मेंस एजुकेशन टेलीग्राम से आप जुड़िए, तो वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन ब्लूप्रिंट पर आधारित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आईएमपी पहला प्रश्न, प्रबंध का पहला कार्य है। प्रबंध का पहला कार्य क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। प्रबंध का पहला कार्य होता है नियोजन। अगला देखिए, प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील। ठीक, डायरेक्ट उत्तर याद रखिए, सारे उत्तर याद करवाने की गारंटी लेता हूं दोस्तों। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। ठीक है, रोजगार जो कार्यालय कौन सी भर्ती का स्रोत है, तो बाहरी भर्ती का स्रोत है दोस्तों। बाहर इसमें आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य आपको बताना है। तो देखो, प्रबंध जो प्रक्रिया है उसका अंतिम कार्य होता है नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। अच्छे से ध्यान देंगे इन सभी प्रश्नों को। इसके बाद में देखो, अगला देखिए, दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। दीर्घकालीन जो कोष है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, तो आप बताएंगे जो दीर्घकालीन कोष होता है उसमें लाभांश सम्मिलित नहीं है, लाभांश। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में जो मुद्रा है उसका नियंत्रण करता है हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मुद्रा का नियंत्रण हमारे भारत में करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था, तो याद रखना श्रमिकों पर उन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद में भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ, तो 1991 नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ भारत में हुआ था 1991 में। इसके बाद में अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारापर्ण सदैव की ओर किया जाता है, तो याद रखना सदैव नीचे की ओर या फिर अधीनस्थ, ऐसे ध्यान देना आप। अगला है, पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो याद रखना पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत होता है भर्ती का पदोन्नति। इसके बाद जहां दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, ठीक है, ऐसे ध्यान देना, पूंजी बाजार कहलाता है। अगला देखिए, के द्वारा किसी उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, तो वितरण के द्वारा किसी उत्पाद को कहां पर पहुंचाया जाता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, मतलब रिक्त स्थान थे, ये रिक्त स्थान मैंने आपको आईएमपी बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब आता है आपका सत्य असत्य लिखिए। नीतियां नियमों से भिन्न नहीं होती है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। इसके बाद अगला देखिए, उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उदारीकरण में बिल्कुल असत्य है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला है, बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, गुणात्मक स्वरूप नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसमें सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो असत्य है, असत्य आप इसमें लिखेंगे। अगला देखिए, निर्देशन
वह पर्यवेक्षण एक ही है, नहीं है, निर्देशन अलग है, पर्यवेक्षण अलग है, ठीक है, तो इसमें भी असत्य आएगा, ठीक है। इसके बाद में समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो समता अंशधारी होते हैं ना, उनको कंपनी में मताधिकार का अधिकार होता है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, नहीं होता है, तो ये भी असत्य है। और इसके बाद में अगला देखिए, विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है, ये बिल्कुल सत्य है। विपणन प्रबंधन जो है वो ग्राहक उन्मुखी होता है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आप इसका ऐसा कैसा ही एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको सारे इसमें सत्य असत्य मैंने इसमें बता दिए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें आपको जो है सही जोड़ी है ये बनानी है, अच्छे से आपको ध्यान देना है। तो देखिए, प्रबंध के जनक कौन है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रबंध के जनक है फेयोल, ठीक। सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, तो उसमें आएगा उदारीकरण, ठीक है। इसके सामने क्या लिखेंगे आप, उदारीकरण, ठीक। पहले प्रबंध के जनक फेयोल, सरकारी प्रबंधों से मुक्ति, उदारीकरण। अब आता है विकेंद्रीकरण, तो इसमें आएगा शीघ्र निर्णय, ठीक है, शीघ्र निर्णयन। और इसके बाद में आप लोगों को दिया है पदोन्नति, तो इसमें आप लिखेंगे आंतरिक स्रोत, ठीक। और इसके बाद में अगला जो है, इसकी हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी। जो कार्यशील पूंजी है, इसके आगे आप लिखेंगे चालू संपत्ति। पूंजी की संरचना, तो उसमें आप लिखेंगे स्थायी पूंजी। प्रबंध के जनक फेयोल है, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति उदारीकरण है, और जो विकेंद्रीकरण जो है इसमें शीघ्र निर्णयन आता है, पदोन्नति आंतरिक स्रोत है। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई। अब इस जोड़ी के बाद में हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसमें आप लिखेंगे फेयोल के द्वारा, ठीक है। फेयोल के द्वारा निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है। जो नियोजन है उसमें सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, लक्ष्य का निर्धारण। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं, तो याद रखना परिसर भर्ती, या फिर हम उसको बोलते हैं कैंपस भर्ती, ठीक है, कैंपस भर्ती, परिसर भर्ती या कैंपस भर्ती। उत्पादन का वह बिंदु जहां न लाभ हो न हानि हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समविच्छेद बिंदु, समविच्छेद बिंदु कहते हैं उसे हम, समविच्छेद बिंदु, ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, ठीक है, समविच्छेद बिंदु। इसके बाद में अगला देखिए, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, तो अंश पूंजी, अंश पूंजी, ठीक है। ये स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य जो स्रोत मानी जाती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, अंश पूंजी हम उसको कहते हैं। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है, स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी, दीर्घकालीन पूंजी का हम उपयोग करते हैं किसी भी स्थायी संपत्ति को अगर हम खरीदते हैं तो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने 32 अंक के मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्षिक परीक्षा की दृष्टि रखते हुए बता दिया है दोस्तों। 2022 का प्रश्न आप अच्छी तरह से इनको याद करिए। परीक्षा के लिए हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो आएगा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी। और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों आपके लिए हमारा प्रयास आपको कैसा लगा।